तो क्लास को शुरू करने से पहले चलिए चैप्टर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। तो क्या है सिलेबस? तो चैप्टर 1 का सिलेबस है, चैप्टर 1 में बस इतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो पीछे वाला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं, यानी कि भूमिका, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.2 यानी कि वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश के यहाँ प्रकार पढ़ेंगे और विद्युत आवेश का उत्पत्ति कैसे हुआ और विद्युत आवेश का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक। और अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1.3 पढ़ेंगे चालक तथा विद्युत रोधी। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए इसका पहला डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इस तरह से लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो किसी पदार्थ का क्या है कि वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश का क्या खास गुण है कि यह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसी गुण के आधार पर इसका डेफिनेशन दिया गया है। अब आगे देखिए, आवेश अदिश राशि है और इसे Q यानी कि कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित किया जाता है। तो विद्युत धारा का विद्युत आवेश का सूत्र इस प्रकार से है कि विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। तो विद्युत आवेश को Q से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को I से और समय को T से। तो यानी कि विद्युत धारा का सूत्र आ गया हम लोग के कि Q बराबर IT। अब है विद्युत आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेश का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। तो 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का फार्मूला इसे होता है कि Q बराबर होता है I गुने T। तो आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम वैज्ञानिक के आधार पर कूलाम रखा गया है, कूलाम। और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर और समय का SI मात्रक होता है सेकेंड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। तो समझे, आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है और कूलाम भी होता है। तो 1 एम्पियर सेकेंड को ही 1 कूलाम कहते हैं। अब CGS प्रणाली में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम या स्थिर विद्युत इकाई यानी कि ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अथवा फ्रैंकलिन होता है। आवेश का CGS मात्रक 3 गो होता है। कौन कौन होता है? एक होता है स्टेट कूलाम, एक होता है स्थिर विद्युत इकाई, इसको शॉर्ट में ESU, एक होता है फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन भी वैज्ञानिक का नाम है, FR से इसको सूचित करते हैं। अब तीसरा है कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक AMU होता है, यानी कि E माने होता है इलेक्ट्रो, IM से होता है मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसी को शॉर्ट में AMU है। अथवा एब कूलाम होता है, यानी कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो क्या बता सकते हैं? या एब कूलाम होता है। अब आवेश का सबसे छोटा मात्रक, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताइए या आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई यानी कि ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अथवा फ्रैंकलिन होता है। तो यानी कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन होता है। अब क्वेश्चन में इस तरह से कहे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, तो क्या होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। तो 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो 1 फैराड बराबर कितना होता है? तो 96,500 कूलाम होता है। तो ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक याद रखिए फैराड होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन होता है। अब अभी लोग के बीच देखिए रिलेशन कि 1 कूलाम
कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है? तो देखिए 1 कूलाम बराबर आप लिख सकते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये सब जो भी है क्या है? सीजीएस मात्रक है। देखिए 1 कूलाम बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ESU, या आप ऐसे लिख सकते हैं कूलाम बराबर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। अब 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि AMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक है EMU। अब देखिए कूलाम भी आवेश का बड़ा मात्रक होता है। ऐसे तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, लेकिन कूलाम भी है जो आवेश का बड़ा ही मात्रक है। इसलिए आवेश को मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम या नैनो कूलाम या पिको कूलाम आदि में व्यक्त करते हैं, यानी कि आवेश का जो कूलाम मात्रक है वो भी बड़ा है, इसलिए इसको मिली, माइक्रो, नैनो, पिको में व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पूरा लिख दिए हैं डिटेल में कि एक मिली कूलाम बराबर 1 × 10⁻³ कूलाम होता है। तो मिली की जगह पर काल लिख देते हैं तो 10⁻³ लिखते हैं। 1 माइक्रो कूलाम, ये इसे म्यू का चिन्ह है या माइक्रो भी इसको पढ़ते हैं। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻6 कूलाम। फिर है 1 नैनो कूलाम, तो 1 नैनो कूलाम बराबर आप इसे लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻9 कूलाम। फिर 1 पिको कूलाम, तो 1 पिको कूलाम का आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻12 कूलाम। तो अब है आवेश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में प्रयोग द्वारा बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग द्वारा 1750 ईस्वी में बताया कि आवेश क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला आवेश होता है धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसको प्लस से सूचित करते हैं, और दूसरा होता है ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, इसको माइनस से सूचित करते हैं। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उस पर धन आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाता है उस पर क्या हो जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। चित्र में A और B 2 वस्तु हैं, और हम लोग पहले से जानते हैं कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। और उदासीन क्यों होता है? कि उसमें जितना धन आवेश होता है उतना ही उसमें ऋण आवेश होता है। तो मान लीजिए कि वस्तु A में 2 धन आवेश है, 2 क्या है? ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है क्या होता है? धन आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई आवेश होता है और एक प्रोटॉन पर भी +1 इकाई आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर -1 इकाई आवेश होता है। तो इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आवेश कितना होगा? तो -2 होगा। और इसमें 2 प्रोटॉन है, तो इस पर आवेश कितना होगा? तो +2 होगा। यदि इस पर हम टोटल आवेश जोड़े, तो -2 + 2 घट के क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से वस्तु B पर हम देखें तो इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन है तो जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, इसीलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर -1 इकाई आवेश होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो -3 आवेश होगा। इस पर कितना होगा? तो -3। इस पर जो आवेश होगा कितना होगा? तो -3। तो आवेश इस पर कितना लिखा हुआ है? तो -3, यानी कि E बराबर लिख सकते हैं -3 इकाई। और प्रोटॉन इसमें कितना है? तो 3 ही प्रोटॉन है, तो +3 हो जाएगा। यदि वस्तु B पर भी अभी आवेश देखा जाए तो इस पर आवेश कितना है? 0। A और B अभी दोनों वस्तु क्या है? उदासीन है, और उदासीन है तो दोनों पर टोटल आवेश कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अब देखिए आगे, यदि A और B वस्तु को हम आपस में रगड़ेंगे या किसी प्रोसेस द्वारा, यदि इसका इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दे, A का इलेक्ट्रॉन B में डाल दे या B के इलेक्ट्रॉन
ए में डाल दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम कम बेसी कर रहे हैं। प्रोटॉन को हम निकाल कर नहीं डाल सकते हैं। प्रोटॉन जो है कि मजबूत नाभिकीय आकर्षण बल से बंधा होता है, तो प्रोटॉन को हम नाभिक से निकाल नहीं सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। यदि इलेक्ट्रॉन को हम बाहरी ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, या तो ए में से बी में चला जाए या तो बी में से ए में आ जाए, ऐसे। तो चलिए हम ए और बी वस्तु को आपस में रगड़ेंगे। तो रगड़ने के बाद देखिए, तो मान लीजिए कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन, ए का दोनों इलेक्ट्रॉन बी में चल गए, या हो सकता है कि बी का इलेक्ट्रॉन ए में आ जाए, कोई में से कोई में जा सकता है। तो इसे मान लीजिए कि ए का जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इसमें चला गया। ए और बी वस्तु को आपस में हम रगड़े तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? इसमें आ गया। अब देखिए, अब यहीं से प्रोसेस क्या है? चेंज होता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा और इसमें दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो आवेश इस पर इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा? माइनस आवेश 0। लेकिन प्रोटॉन तो रहेगा, तो प्रोटॉन 2 है तो इस पर कितना आवेश होगा? तो +2 आवेश होगा। इस पर आवेश कितना होगा? तो +2। ठीक। अब टोटल आवेश जोड़ा जाए तो Q बराबर कितना आ रहा है? से देखिए 0 और +2, तो +2 रह जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? पहले से 3 था और 2 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? तो -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। और प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है, वही रहेगा, +2 है तो +2। अब टोटल आवेश जोड़िए कितना आता है? तो +2 और -5, तो घट के आएगा -2। अब यहाँ से देखिए क्या समझ में आता है कि जिस भी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग किया उस पर क्या आ गया? धन आवेश। इस पर कितना आ गया? तो +2 धन आवेश हो गया। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उस पर क्या आ गया? ऋण आवेश। तो वस्तु बी ऋण आवेशित हो गया, इस पर -2 आवेश आ गया, और वस्तु ए पर +2 धन आवेश आ गया। तो देखिए इससे क्या समझ में आता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश आ जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों में कमी होगा। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया? कमी। यह में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया? कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या उत्पन्न हो रहा है? तो धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? तो ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस कह सकते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह वस्तु धन आवेशित हो जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस पर भी पूछता है कि धन आवेशित वस्तु का, यानी जब हम वस्तु को आवेशित करते हैं तो इसका द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं जी, कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। 1 इलेक्ट्रॉन का इतना वजन है। तो देखिए जब उन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका द्रव्यमान में क्या होगा? कमी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। तो इससे ज़्यादा द्रव्यमान कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बहुत कम है, ऐसे कोई वस्तु पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रियल में देखा जाए तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धन आवेशित होगा, और धन आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में क्या आएगा? कमी। और ऋण आवेशित वस्तु में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसका द्रव्यमान भी थोड़ा सा बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें गया बेसी, तो उसका वजन यहाँ ए भी होगा, m e 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका वजन बढ़ेगा 9.10⁻⁻31 kg। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान क्या है? बढ़ता है। इसका द्रव्यमान क्या है? बढ़ता है। इसका द्रव्यमान में कमी आएगा और इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगा। किस में? ऋण आवेशित वस्तु।
तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि जब दो वस्तुओं को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है कि वही रहता है। तो कह सकते हैं कि घट सकता है या बढ़ सकता है। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घटेगा और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। अब देखिए कुछ वस्तु है कि धनात्मक आवेश किस पर आया रगड़ने के बाद, और कुछ वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आया है। तो देखिए कांच की छड़ से इसको रगड़ेंगे, रेशमी यानी सिल्क रेशमी कपड़ा को रगड़ेंगे तो कांच पर धन आवेश आएगा और रेशमी कपड़ा पर ऋण आवेश आएगा। इसी प्रकार से यदि हम बिजली का स्किन से एबोनाइट छड़ को रगड़ेंगे या प्लास्टिक के छड़ को रगड़ेंगे तो बिजली का स्किन पर धन आवेश आएगा, एबोनाइट या प्लास्टिक के छड़ पर क्या आएगा, ऋण आवेश। ये सब वैज्ञानिक लोग प्रयोग करके देखे। ठीक इसी प्रकार से तीसरा में ऊनी कपड़ा, ऊन से रगड़ के क्या देखें, रबर, एम्बर, एबोनाइट, प्लास्टिक, तो इस सब पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। और ये जो इधर आपको दिखाई दे रहा है कांच की छड़, बिजली की खाल या ऊनी कपड़ा, इस सब पर धन आवेश आता है और ये लोग पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। तो चलिए अब बताते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण कैसे हुआ। तो वैज्ञानिक लोग एक प्रयोग में एक कांच का यानी ग्लास रॉड लिए, एक रबर रॉड लिए, तो दोनों को ऊन से रगड़कर क्या किया गया, आवेशित किया गया। ग्लास के रॉड और रबर के रॉड को दोनों को ऊन से रगड़कर क्या किया गया, आवेशित किया गया। एक ग्लास के रॉड को लटका दिए और फिर एक ग्लास के रॉड को उसके समीप ले गए, तो दोनों ग्लास के रॉड एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो विकर्षित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए ये दोनों रबर का रॉड है, तो रबर के रॉड को भी आवेशित करके पास लाया गया, तो ये दोनों भी क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है। लेकिन जब ग्लास के रॉड के समीप रबर के रॉड को ले गया तो ये दोनों आपस में क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक लोग कहा कि आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इस तरह से आवेश का नामकरण हो गया कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो ग्लास पर जो आवेश आया था उसको वैज्ञानिक लोग धन आवेश मान लिए और रबर पर जो आवेश आया था उसको मान लिए ऋण आवेश। यदि उस समय रबर पर जो आवेश था उसको धन आवेश मानते तो आज धन आवेश ही मानना पड़ता, और ग्लास पर जो आवेश आया था उसको ऋण आवेश मानते तो आज ऋण आवेश ही माना जाता। तो वैज्ञानिक लोग इस पर कह दिए कि ग्लास पर जो आवेश है उसको धन आवेश है और शायद रबर पर जो आवेश है क्या है, ऋण आवेश है। तो इस तरह से आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है, नामकरण हो गया। ग्लास की रॉड और रबर की रॉड के प्रयोग से हम लोग के निष्कर्ष निकलता है कि लाइक चार्जेज रिपेल। इसका मतलब हुआ कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। इसका मतलब हुआ कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि समान प्रकृति का आवेश यानी कि पहला भी आवेश प्लस और दूसरा भी आवेश प्लस रहेगा, और पहला आवेश माइनस या दूसरा आवेश भी क्या रहेगा, माइनस। तो यानी कि प्रकृति क्या है, समान है, कि पहला आवेश भी प्लस है दूसरा आवेश भी प्लस है, या पहला आवेश माइनस है दूसरा भी आवेश क्या है, माइनस है। तो दोनों का नेचर क्या है, प्रकृति समान है। तो जब प्रकृति समान रहेगा तो ये आवेश एक दूसरे को लोग क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन प्रकृति यहाँ विपरीत है कि एक प्लस है, एक का प्रकृति प्लस है दूसरा का प्रकृति माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, माने आकर्षित करते हैं। तो चलिए फिर से एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक। तो अब तक हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं, 1.2 वैद्युत आवेश भी पढ़ लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो 1.3 चालक तथा विद्युत रोधी। तो हम लोग बिल्कुल एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।